एक शाम में सीढ़ी पर अपनी मनपसंद फिल्म वंदनी देख रही थी कि अपने सामने के खाली पड़े 2 मंजिले मकान के सामने ट्रक रुकने और कुछ देर बाद अपने दरवाजे पर दस्तक पड़ते ही समझ गई कि अब मैं फ़िल्म पूरी नहीं देख पाऊंगी। चिंतापूर्वक मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ट्रक ड्राइवर को खड़े पाया। वह कह रहा था कि सामने जब रस्तोगी साहब आ जाएं तो उन्हें कह दीजिएगा मैं कल आकर किराया ले जाऊंगा। मैं कुछ कहती इससे पहले वह चला गया। मैं बालकनी में ही कुर्सी डालकर बैठ गई। शाम को सामने वाले घर पर ऑटो रिक्शा रुकते ही देखकर मैं समझ गई कि वे लोग पहुंच गए हैं। आधे घंटे भर में ही नमकीन पूरी और आलू मटर की सब्जी बनाकर टिफ़िन में पैक करके मैं अपने नौकर के साथ सामने वाले घर पहुंच गई। कॉल बेल बजाने पर 5 साल की बच्ची ने दरवाज़ा खोला था। तब तक रस्तोगी जी अपनी पत्नी सहित वहीं पर पहुँचे थे। मैंने बताया कि मैं सामने के मकान में रहती हूँ। मिसेज रस्तोगी ने नमस्कार किया और बताया कि उनका मेरठ से दिल्ली स्थानांतरण हुआ है। सफ़र से थकी हुई हैं, घर भी व्यवस्थित करना है और बच्चे भूखे हैं। अभी तुरंत तो गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मैंने कहा कि घबराइए नहीं, मैं घर से खाना बनाकर लाई हूं। नहा धोकर खाना वगैरह खा लीजिए। वैसे मेरे घर में एक अतिरिक्त सिलेंडर है, फ़िलहाल उससे काम चला लीजिए। बाद में कनेक्शन मिलने पर वापस कर दीजिएगा। इस तरह मेरा परिचय रस्तोगी परिवार से हुआ। उन्होंने अपने दोनों बच्चों का नाम पास के मिशनरी स्कूल में लिखवा दिया था। धीरे धीरे हुए नए माहौल में एडजस्ट हो गए। मेरे तीनों बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। प्रिया बीकॉम कर रही थी, रवि एमए कर रहा था और अनुराग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। इस तरह सभी व्यस्त थे। कभी कभार मैं सामने रस्तोगी जी के घर उनकी पत्नी से गपशप करने पहुंच जाती थी। कभी वह मेरे घर आ जाती। 26 वर्षीय लता बहुत जिंदा दिल औरत थी, हमेशा हंसती और हंसाती रहती थी। मैं घर के ही बाहर के कमरे में ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। लता पार्लर के कामों में मेरी मदद भी कर देती थी। इधर 4-5 दिनों से वह मेरे घर नहीं आ रही थी तो मैं उसके घर पहुंच गई। कॉल बेल बजाई पर एक अपरिचित चेहरे ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर गई, तभी किचन से ही लता ने आवाज़ लगाकर मुझे वहीं बुला लिया। मैं किचन में गई। लता आलू गोभी के पकौड़े तल रही थी। उसी ने बताया कि उसकी छोटी बहन माला का दाखिला उन लोगों ने यही करने का फैसला किया है क्योंकि कॉलेज हॉस्टल में रहने के बजाय वह उनके साथ ही रहेगी। लता का अब पार्लर या मेरे घर आना बहुत कम हो गया था और वह वहाँ बच्चे और पति की तीमारदारी में ही लगी रहती थी। कभी घर आती भी तो अपनी बहन माला को फेशियल या हेयर कटिंग कराने। मैं उससे कहती कि लता कभी अपनी तरफ भी ध्यान दिया करो। अपने अपरिचित हंसी अंदाज में वह कहती मुझे कौन सा किसी को दिखाना है, माला को कॉलेज जाना पड़ता है, इसे ही ब्यूटी ट्रीटमेंट दीजिए। माला नाम के ही अन्य रूप खूबसूरत थी। गोरी लंबी सुराहीदार गर्दन और छरहरा वदन। उसके जिस्म पर पश्चात पोशाकें भी बहुत ही जचती थी। दिन बीतते गए। मैं अपने घर में पार्लर में व्यस्त थी। लता का आना बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। एक दिन मैं पारुल के साथ शॉपिंग के लिए निकली हुई थी कि मार्केट से सटे गायनोकोलॉजिस्ट की क्लिनिक की सीढ़ियों से उतरते हुए लता को देखा। शुरू में तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाई थी। कभी गदराई जिस्म वाली लता सिर्फ हड्डियों का ढांचा नज़र आ रही थी। जब तक मैं उस तक पहुंचती उसकी टैक्सी दूर निकल गई थी। शाम को मैंने उसके घर जाने का निश्चय किया। मैं उसके घर गई तो मुझे देखकर उसे प्रसन्नता नहीं हुई। वह दरवाजे पर ही खड़ी रही। मैंने कहा कि क्या अंदर नहीं बुलाओगी? हिचकते हुए वह दरवाजे से हट गई। मैं अंदर घुसी ही थी कि रस्तोगी जी और माला की सम्मिलित हंसी गूंज उठी। लता लगभग खींचते हुए मुझे अपने कमरे में लेकर गई। मैंने ही शुरू की थी, सचमुच सच सच बताना लता क्या बात है? जोर देने पर जैसे रुका हुआ बांध टूट पड़ा। उसने कहा कि दीदी आपने सही कहा था, मुझे खुद पर भी ध्यान देना चाहिए था। मैंने कभी जिस बात की कल्पना भी नहीं की थी वह हुआ।
माला और विजय में नाजायज़ संबंध है। मैं जब माला को वापस भेजने की बात करती हूँ तो माला तो कुछ नहीं कहती, पर विजय मुझे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित करते हैं। कहते हैं कि माला नहीं जाएगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। माला प्रत्यक्ष में कुछ नहीं करती, पर अकेले में मुझे घर से बाहर निकालने की जिद विजय से करती है। मैं सुनकर स्तंभ रह गई। मैं तो डॉक्टर के पास भी गई थी। घर में यह स्थिति है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं इससे छुटकारा चाहती थी, पर डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत कमज़ोर हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हो? उसने कहा कि सब समय की मार है। 7 महीने बीत गए। एक रात 12 बजे विजय रस्तोगी हाँफता हुआ मेरे घर आया। उसने बताया कि लता को ब्लीडिंग हो रही है, वह तड़प रही है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज़ अपनी गाड़ी दीजिएगा। यह सुनते ही हम आनन फानन से उसे गाड़ी पर लाद कर साथ ही अस्पताल पहुँचे। तुरंत उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। सिजेरियन द्वारा उसने एक लड़के को जन्म दिया। 5 घंटे बाद वह होश में आई तो उसने सिर्फ मुझसे मिलना चाहा। नर्स ने सबको बाहर रोक दिया। मैं जब अंदर पहुंची तो उसने अटकते हुए कुछ कहना चाहा और इशारे से अपने पास बुलाया। मैं पहुंची थी। बगल में ही मैं फलों के पास रखी हुई अत्याधुनिक टॉर्च को उठाने को कहा। उसने इशारे से फ़ोटो खींचने की बात जैसे ही की, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने उस टॉर्च को अपने बैग में रख लिया। सभी लोग रोने लगे। माला रोते हुए कह रही थी, दीदी का पैर फिसलना उनके लिए काल हो गया। काश उनका पैर न फिसला होता। लता के घर मातम छाया हुआ था। क्रियाक्रम से निपटने के बाद मैं घर में बैठी हुई थी, ईमेल चेक कर रही थी। उसमें मुझे लता का मेल मिला जिसमें मुझे पता चला कि हादसे वाले दिन उसने सेल्समैन से सिस्टमैटिक टॉर्च वीडियो कैमरा खरीदा था, जो दिखने में साधारण टॉर्च लगता था, परंतु वह वीडियोग्राफी और रोशनी दोनों का काम करता था। वह मुझसे मिल तो नहीं सकती थी, इसीलिए मुझे मेल किया था। मैंने उसके टॉर्च को उलट पलट कर देखा तो उसमें से मुझे एक कैसेट मिला। मैंने उसे सीडी में लगाया और ऑन करने पर मैं यह देखकर दंग रह गई कि उसमें विजय रस्तोगी और माला लात घूंसों से लता की पिटाई कर रहे थे। रस्तोगी की लात जोर से पेट पर पड़ने से लता छटपटाती हुई फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। पूरा फर्श खून से लाल होने लगा था। महंगी टॉर्च की असलियत जाने बगैर दोनों ने लता को फिजूल खर्ची के लिए पिटाई की थी। मैंने तुरंत हरिया को भेजकर लता के मम्मी पापा को अपने घर बुलाकर उन्हें कैसेट दिखलाया, जिसे देखकर उन्होंने सिर पीट लिया था। सहसा उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि माला ऐसा घृणित कार्य कर सकती है, परंतु आंखों देखी को झुठलाया नहीं जा सकता था। माला और विजय से पूछने पर दोनों बिफर पड़े। तब लता के पापा ने उन्हें सीडी ऑन कर उनकी करतूतों का कल्लत चिट्ठा उन्हें दिखा दिया। शर्म गलानी और क्षोभ से माला ने कीटनाशक दवा पी लिया। अस्पताल के ले जाने के क्रम में ही माला की मौत हो गई। लता के माता पिता ने तुरंत विजय के नाम केस फाइल किया और सबूत के तौर पर सीडी को पेश किया गया, जिसके आधार पर लता की हत्या के जुर्म में विजय रस्तोगी को जेल की सजा हो गई। बच्चों को नाना नानी अपने साथ ले गए। मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि लता को तड़पा तड़पा कर मारने वाले को भी अपने अंजाम को पहुंच गए। तो दोस्तों, अपनी ही पत्नी के साथ ऐसे कुछ करके कोई बच नहीं सकता है, और जो विजय के साथ हुआ वो हर किसी ऐसे करने वाले पतियों के साथ होना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स।